हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में कि शाहजहाँ का इतिहास कैसा रहा और अपने जीवन काल में यह किस तरह से अपना राज्य व्यवस्था कायम रखा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1592 ईस्वी में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। शहजादा खुर्रम बोले तो शाहजहाँ, ठीक है। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि इनकी माता का नाम जगत गोसाई था, ठीक है। और 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से इनका विवाह हो जाता है। जब विवाह हो जाता है तो यही अर्जुमंद बानो बेगम बाद में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हो जाती हैं। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठ जाता है और आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। निजामशाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। बच्चे का नाम क्या था? मुर्तजा तृतीय। अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी ने बहुत से किले तथा मुर्तजा तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। अब होता यह है कि मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया तथा शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहाँ के समय गोलकुंडा और बीजापुर मुगलों से संधि कर ली। शाहजहाँ के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा तथा 1652 ईस्वी में उसे पुनः उस पद पर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, ठीक है। अब कह रहा है कि शाहजहाँ के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहाँ के समय कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। मतलब अब शाहजहाँ के टाइम पीरियड में कंधार निकल जाता है मुगलों के हाथ से। अब वही देखते हैं कि शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्खा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि शाहजहाँ का काल मुगल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय कला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में शाहजहाँ के शासन काल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में दो शैलियाँ प्रचलित थी। जो प्रथम शैली थी वह भारतीय फारसी शैली थी और जो दूसरी शैली थी वह ईरानी फारसी थी। भारतीय फारसी शैली के विद्वान कौन कौन थे? एक अब्दुल हमीद लाहौरी थे। दूसरा मतलब भारतीय फारसी की हम बात कर रहे हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस व चंद्रभान ब्राह्मण थे। लेकिन ईरानी फारसी शैली के विद्वान देखते हैं तो अमीनाई कजवीनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई थे। ईरानी पद्य शैली का इस समय अधिक बोलबाला था।
ईरान पद्य शैली का बहुत बोलबाला था। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम कवर कर लेते हैं कि शाहजहाँ ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया। यानी राजकवि किसको नियुक्त किया था? कलीम जी को राजकवि नियुक्त किया था। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई, गिलानी, कुदसी, मीर मुहम्मद काशी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, शोदा, चंदभा ब्राह्मण, हाजिक दिलेरी आदि थे। ठीक, कविंद्राचार्य शाहजहाँ के आश्रित कवि थे। तो आश्रित कवि कौन थे पूछेगा तो कौन बताएंगे? कविंद्राचार्य को बताए थे कि शाहजहाँ के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधि का अनूप समन्वय है। कविंद्र कल्पता इन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। ठीक है, अब ये क्या किए थे कि जो कविंद्राचार्य जी थे बादशाह से निवेदन किए थे कि प्रभु, बादशाह, सरदार जो भी हो, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दीजिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा कर लगाएंगे तो लोग जो है कि लोगों का जो आस्था है भगवान से कैसे बना रहेगा। ठीक है, अच्छा, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहाँ ने, ठीक है, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहाँ ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहे हैं हमसे कि ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है ना। आगे क्या बोल रहा है हमसे कि इनकी क्या क्या किए थे और बात बता रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। जो दिल्ली का जामा मस्जिद है, कहाँ का? दिल्ली का जामा मस्जिद है, इसका निर्माण कौन करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला प्रमुख है। ठीक है, आगे कह रहे हैं हमसे कि अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद, ठीक है, दिल्ली में कहाँ पर? तो दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक नगर का स्थापना की तथा वहाँ अनेक सुंदर वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। लाल किला किसमें प्रमुख है? तो शाहजहानाबाद के भवनों में ही लाल किला प्रमुख है। ठीक है, इस किले के पश्चिम द्वार का नाम, ठीक है, जो लाल किला है शाहजहानाबाद में लाल किला है, इसके पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा रखा गया, जबकि दक्षिणी द्वार का नाम रखा गया था दिल्ली दरवाज़ा। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया। ठीक है, तो जो दारा शिकोह जी थे यह शाहजहाँ के पुत्र थे, है ना, सबसे बड़े पुत्र थे। तो कह रहे कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद, जो उपनिषद थे उसका फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया। ठीक है, अब इसमें क्या करा है कि इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। यानी शीर्षक जो क्या बोलते हैं कि शीर्षक जो अनुवाद किया गया है उपनिषदों का, इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुर ने लघु अकबर की संज्ञा दी। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन यह बन गया कि लघु अकबर कौन है भाई? लघु अकबर कौन है? लघु अकबर कौन है तो बताएं किसको? दारा शिकोह को। जो दारा शिकोह है यही लघु अकबर है। और किसने बोला था? लेनपुर बोला था, है ना। अच्छा, मज्म उल बहरीन द्वारा मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दारा शिकोह की मूल रचना कौन है तो हम बताएंगे मज्म उल बहरीन। या क्वेश्चन बन सकता है कि मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शाहजहाँ के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था, है ना। जो 4 पुत्र थे उसमें दारा शिकोह विद्वान था, सुशिक्षित था, अध्येता था और लेखक भी था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग, विशिष्ट भगवत गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है। आगे कह रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी सिजदा समाप्त कर दिया था। ठीक है। यानी सिजदा, बात आती है कि सिजदा को स्टार्ट किसने किया था? बलबन किया था। और समाप्त किसने किया था? शाहजहाँ द्वारा किया गया था, है ना। तो वही कह रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636-37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। माना फाइनली कब खत्म हो गया? 1636-37 ईस्वी में फाइनली इसका द एंड हो गया। अच्छा, जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। अब भाई बादशाह की पगड़ी, बादशाह का तस्वीर पगड़ी में लेकर चलो, यह उस समय का रिवाज था। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में, यानी A.L. श्रीवास्तव की पुस्तक कौन है? मुगलकालीन भारत, ठीक है, में लिखा कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तथापि यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। मतलब यह है कि जो शाहजहाँ का शासनकाल है वह मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है, स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन किस दृष्टि से? कला की दृष्टि से। और कला की भी बात करें तो स्पेशल वास्तुकला की दृष्टि से यह स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। एल्फिंस्टन ने शाहजहाँ के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहाँ का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्ध काल था, है ना। शाहजहाँ का काल किसने? एल्फिंस्टन। ठीक है। एल्फिंस्टन कॉलेज है, ठीक है, याद रखना है उसको। ठीक है। तो एल्फिंस्टन क्या है? एल्फिंस्टन साहब ने लिखा, एल्फिंस्टन ने बोला कि जो शाहजहाँ का काल है वो भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्ध काल था।